डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। आपको याद होगा कि हम गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं और आज हम इस लेक्चर में गैसियस स्टेट की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंट मेजरेबल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रॉपर्टीज है इनको मैंने इम्पोर्टेंट इसलिए कहा है क्योंकि गैसियस स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए या उसकी बिहेवियर के बारे में बताने के लिए इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना जरूरी है, यानी इन प्रॉपर्टीज का मालूम होना जरूरी है। ये प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि ये कितनी है और ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, इनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम नॉलेज लेंगे और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। इनका आपस में रिलेशन देखेंगे। हम देखेंगे ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली है क्या, इनके यूनिट्स क्या है और इनको हम मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो वो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। इन प्रॉपर्टीज में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और मास, ये मेन प्रॉपर्टीज हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने यहां पे लिखी है वो है प्रेशर। तो चलो प्रेशर ही देखते हैं। फिर प्रेशर ऑफ गैस क्या है? तो प्रेशर ऑफ गैस अगर आप देखना चाहेंगे या अगर आपको मालूम होगा तो आपने सुना होगा कि प्रेशर मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। अब गैस में कौन सा फोर्स है और कौन सा एरिया है। ठीक, तो यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। देखो, आपको मालूम है कि जो गैसेस रहते हैं, गैसियस पार्टिकल्स, वो कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं। ठीक, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। मान लीजिए ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंटिन्यूअस मोशन में है। मोशन में ये आपस में टकराते हैं, यानी दे कोलाइड विद ईच अदर और कोलाइड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। यानी इस दीवार के साथ में, ये मान लीजिए कंटेनर है जिसमें ये गैस मैंने रखी हुई है, ये अपने साथ में भी, अपने आपस में भी कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं और इस दीवार के साथ में भी टकराते रहते हैं। जब ये दीवार के साथ टकराते रहते हैं तो इस दीवार को ये पुश करते हैं, यानी इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। एंड दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय दीज गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड प्रेशर। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे हमारे पास में एक फुटबॉल, मान लीजिए ये फुटबॉल मैंने बनाई हुई है, ये फुटबॉल है, मान लीजिए रफली बनाया। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है बनाने की। इसमें मान लीजिए गैस है, ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगी और इस दीवार के साथ में भी टकराएंगी। इस दीवार के साथ जब टकराएंगे तो दीवार पे, यानी फुटबॉल की जो लेयर रहती है, यानी उसका ये जो फुटबॉल जो रहता है, फुटबॉल उसका जो ब्लेडर रहता है, उस ब्लेडर को जब ये टकराएंगे तो इस टकराने से इस ब्लेडर के ऊपर फोर्स लगता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स का फोर्स। एंड दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब जो गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, यानी जो इंटर पार्टिकल यहाँ पे कोलिजन है, इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर, यानी इससे प्रेशर नहीं बनता। प्रेशर बनता है इससे, ये जो कंटेनर के वॉल के साथ में ये टकराते हैं। सो दिस क्रिएट्स प्रेशर। तो आपको अब पता चल गया होगा कि गैसेस का प्रेशर कहाँ से आता है, यानी गैसेस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है। ठीक, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये प्रेशर मेजर कैसे करते हैं हम कहते हैं ना कि इसमें 10 एटमॉस्फेयर, 15 एटमॉस्फेयर या 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास में जो दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है एक बैरोमीटर और दूसरा है मैनोमीटर। इनमें क्या डिफरेंस है ये मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें इनका स्ट्रक्चर और इनका वर्किंग जो है वो पढ़ना है। फिलहाल मैं बताऊंगा कि मेजर, प्रेशर को जो मेजर करने के लिए डिवाइस यूज किया जाता है, दैट इज आइदर बैरोमीटर और मैनोमीटर। यहां तक समझ में आया? अब मेजर हमने किया, लेकिन कौन कौन से यूनिट्स में किया? हम प्रेशर को डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं जरूरत के हिसाब से। और इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट, वो आपको यहां से पता चल गया होगा कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। ये फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स प्रेशर, तो इसका मतलब इसका एसआई यूनिट होगा फोर्स का यूनिट डिवाइड बाय एरिया का यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन।
और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल, या इसे हम लिखते हैं पीए। ठीक है, पीए, पीए स्टैंड्स फॉर पास्कल। सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज व्हाट, पास्कल। ठीक है, तो पास्कल याद रखना। अब हम फिर पास्कल यूज क्यों नहीं करते, हम तो अक्सर हम बोलते हैं कि ये इतने एटमॉस्फेयर है, इतने बार है, तो पास्कल यूज क्यों नहीं करते। एक्चुअली होता क्या है, जो पास्कल है ये बहुत ही छोटा यूनिट है। मैं आपको बताऊंगा कितना छोटा। देखो, अगर हम 1,00,000 पास्कल लेंगे, 1,00,000 पास्कल, 1,00,000 पास्कल, 1,00,000 पास्कल जो है वो एक बार के बराबर होगा। तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे 10⁵ 10⁵ पास्कल जो है दैट इज इक्वल टू 1 बार। बात समझ में आ गई। अब अगर ये इतना छोटा यूनिट है तो इसको हम हर जगह यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम पास्कल के बदले में दूसरे यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे बार यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर यूज करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 10⁵ पास्कल यानी 1,00,000 पास्कल वो किसके बराबर रहता है, एक बार के बराबर। ठीक, तो इतना याद रख लेना। अब हमारे पास में आता है और एक यूनिट दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हम देखेंगे एटमॉस्फेयर और पास्कल के बीच में क्या रिलेशन है, और एटमॉस्फेयर और बार के बीच में क्या रिलेशन है। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, जो एटमॉस्फेयर रहता है, 1 एटमॉस्फेयर, इसके लिए मैं तरीका भी बताऊंगा। 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0325 बार। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर इतने बार के बराबर रहता है, ये याद रखना है। कितने बार के बराबर, 1.0325। या मैं ऐसा बता सकता हूं कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बार, यानी 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार जो है ऑलमोस्ट आपस में बराबर, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली नहीं। अब अगर मुझे फिर भी ये याद रखना है तो इसके लिए तरीका है। देखो, ये जो 1 है ना, 1, इसको अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर पॉइंट ए जो है, ए ये 0 के जैसा दिखता है तो इसको इसके बदले 0, टी जो है 1 के जैसा दिखता है तो 1, एम को ऐसा उल्टा करके लिखेंगे तो 3 बन जाएगा, तो 1.013 आएगा, जैसे यहाँ पे। तो मैं ऐसा लिखूंगा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार। ये लिखा मैंने, 1.03 बार। 25 भी लगा दे तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाए तब भी चलेगा। समझ में है ना। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0325 बार, आपको याद रखना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं एटमॉस्फेयर और पास्कल के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये बहुत आसान है। हम ऐसा करेंगे, मैं लिखूंगा इसको ऐसे, देखो मैं लिखूंगा 1 एटमॉस्फेयर 1 ATM बराबर रहता है 0.13 बार, यानी मैं लिखूंगा इनटू बार, चलेगा, शाबाश। या मैं ऐसा लिखूंगा 1.013 इंटू 1 बार है ना, तो 1 बार के बदले में लिखेंगे 10⁵5 पास्कल, क्योंकि 1 बार बराबर रहता है 10⁵5 पास्कल के, तो मैं लिखूंगा इंटू 10⁵5 PA, चलेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0325 इंटू 10⁵5 पास्कल, राइट। तो ये हो गया। अब और एक बात, एक एटमॉस्फेयर जो है, एक एटमॉस्फेयर वो 760 mmHg के बराबर रहता है। mm ऑफ मरकरी बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी 760 mm ऑफ Hg। देखो इसे ऐसा क्यों कहते हैं। अगर मैं एक बैरोमीटर ले लूं, ये मैंने यहाँ पे बनाया, मैं दोबारा बनाऊंगा क्योंकि एक बार लेक्चर खराब हो गया तो मैंने वहीं से शुरू किया, इससे मेरा टाइम भी बच जाता है। देखो बैरोमीटर कैसा रहता है, इसमें एक ऐसे एक कैपिलरी रहती है और यहाँ पे रहता है मरकरी इसमें भरा हुआ। इसको मैं मरकरी को यहाँ ब्लू कलर से लिखता हूँ, ये है मरकरी इसमें, और ये है कैपिलरी।
अब जब इस मरकरी पे प्रेशर पड़ता है, मान लीजिए इसके ऊपर हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल दिया, तो क्या होगा, ये मरकरी किधर भागेगा, मरकरी भागेगा इधर खाली कैपिलरी में, तो इसमें राइज होता है। मान लीजिए यहाँ तक राइज हो गया। जब हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे ना, तो ये कितना राइज होगा, ये राइज होगा 760 mm, 760 मिलीमीटर, ये 760 मिलीमीटर ये ऊपर जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg। ठीक, या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg। Hg मीन्स मरकरी। बात समझ में आ गई, शाबाश। प्रेशर के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहता है? वॉल्यूम, देखो गैसेस का जो वॉल्यूम है ना, मैंने आपसे पहले ही कहा कि गैसेस हम 2 तरह के लेते हैं, एक तो आइडियल लेते हैं, आइडियल गैस, और दूसरा लेते हैं रियल। लेकिन ये जो हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना ज़्यादा, ये हम सबसे पहले आइडियल गैसेस के लिए देखते हैं। और आइडियल गैस कोई गैस नहीं है, बल्कि कुछ खास कंडीशंस में, जिनको हम कहते हैं आइडियल गैस कंडीशंस, उन कंडीशंस में हम रियल गैस को आइडियल गैस के जैसा बना सकते हैं। और वो कंडीशंस क्या है? वो कंडीशंस है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक, और आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, वो ये है कि ये मान लीजिए हमारे पास कंटेनर है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इधर उधर, रैंडमली मूव करते हैं, और मूव करने से ये इस वॉल के साथ कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं तो प्रेशर क्रिएट होगा। जितना ये ज्यादा कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, है ना। और जितना ज्यादा ताकत से ये कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। या मैं बोलूंगा जितनी काइनेटिक एनर्जी इनमें ज्यादा है उतना प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। समझ में आया? इनकी पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैसेस की हम 0 लेते हैं। ठीक, तो इनकी अगर ऑलमोस्ट 0 एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब इनकी जो एनर्जी, टोटल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी ही है। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब हाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, और लो प्रेशर का क्या मतलब है? लो प्रेशर का मतलब ये हुआ कि हम इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। यानी अगर हम कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा कर देते हैं तो मॉलिक्यूल को इसके साथ टकराने के लिए पहले यहाँ से यहाँ आना पड़ता था, क्योंकि नज़दीक नज़दीक थे मॉलिक्यूल। अब दूर से आना है तो इसमें वॉल के साथ में जो कोलिजन होंगे वो कम होंगे, तो प्रेशर कम होगा। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब आते हैं वापस वॉल्यूम पे। देखो आइडियल गैसेस का जो वॉल्यूम है, अगर आइडियल गैस बनानी है तो मैंने आपसे कहा कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होना चाहिए। जब प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है। तो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें ये गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। बात मेरी समझ लेना, ये वॉल्यूम जो है, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और ये जो वॉल्यूम है, ये गैसेस का वॉल्यूम, ये बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। बात मेरी समझ में आ गई? शाबाश। ये बात याद रखना, वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो रहता है, स्पेशली आइडियल गैसेस, वो रहता है फ्री स्पेस इन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, वॉल्यूम जो लेते हैं हम यहाँ पे, ये याद रखना, ये रहता है फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दीज मूविंग मॉलिक्यूल्स। ये याद रखना।
गैस का जो वॉल्यूम रहता है दैट इज फ्री स्पेस, यानी ये जो स्पेस है, ये वाली स्पेस, इसको मैं ग्रीन कलर से यहां पे करता हूं। ये जो स्पेस है इधर, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है, दिस ग्रीन स्पेस इज एक्चुअली फ्री स्पेस, यानी इन पार्टिकल्स के वॉल्यूम को छोड़ के जो वॉल्यूम है वो है जनाब वॉल्यूम ऑफ गैस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस एक्चुअली है क्या, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इट मीन्स, मैंने आपसे कहा फ्री स्पेस, बात मेरी समझ में आ रही है। अब अगर मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो आप बोलेंगे ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। क्लियर बात समझ में आ गई। और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स क्या है, गैसेस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस वो ये है। क्लियर, और बात समझ में आ रही ना, शाबाश। तो मैं फिर ऐसा बोलूंगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस वो है फ्री स्पेस, है ना, फ्री स्पेस, या मैं बोलूंगा फ्री स्पेस वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू, वो बराबर रहेगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ, या मैं बोलूंगा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अगर हम देखेंगे इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है। क्या ये नेग्लिजिबल, यानी बहुत कम, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। अगर ये नेग्लिजिबल है तो हम इसको कैंसिल ही कर देते, इतने को हम कैंसिल कर देते हैं। तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये याद रखना। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इट इज फ्री स्पेस मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस रहता है वो इस वॉल्यूम के मुकाबले में, इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम रहता है, यानी नेग्लिजिबल रहता है। इसीलिए हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बात समझ में आ गई, शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस निकालनी हो तो हम बोल सकते हैं जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑफ गैस है। लेकिन हमारे पास में एक डिवाइस भी है, उसको कहते हैं गैस ब्यूरेट, गैस ब्यूरेट। गैस ब्यूरेट यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ गैस। ये कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें जरूरत पड़ता है, तब हम मेजर करते हैं, वरना हमें मालूम है वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक, अब लेते हैं इसका यूनिट। यूनिट देखो, सब इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, जिस तरह प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं इसी तरह से इसके भी यूनिट्स बहुत सारे। सबसे पहला यूनिट जो मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट जो वॉल्यूम का रहेगा, वॉल्यूम हम करते हैं मेजर ऐसे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी मैं करूंगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब है इसका यूनिट, ऐसा यूनिट। और क्यूबिक मीटर जो है, क्यूबिक मीटर वो बराबर रहता है 10,000 लीटर्स की। कितने, सॉरी 1000 लीटर्स, कितना, 1000 लीटर्स। अब ये जो यूनिट है ये वाला 1000 लीटर का, ये तो बहुत बड़ा है। अब इससे स्मॉल यूनिट्स जो रहते हैं, स्मॉल यूनिट्स, यूनिट्स वो रहता है लीटर, लीटर। याद रखना है 1 लीटर जो रहता है वो रहता है डेसीमीटर क्यूब के बराबर, जबकि मीटर क्यूब किसके बराबर है, 1000 लीटर्स के। याद रखना 1000 लीटर्स, जबकि लीटर जो है वो डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, डेसीमीटर क्यूब। बात याद रखना। या इससे भी छोटा यूनिट हम यूज करते हैं एमएल, मिलीलीटर, वो बराबर रहता है सेंटीमीटर क्यूब, जिसको आप सीसी भी कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। एक्चुअली क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो एमएल है, और डेसीमीटर क्यूब है या क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो लीटर है। ठीक है, ये समझ में आया, यहां तक याद रहेगा ये, शाबाश, बहुत इजी है। अब और एक इंपॉर्टेंट मेजरेबल प्रॉपर्टी
जो हमारे पास में है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, ठीक है। थर्मोमीटर हमारे पास में बहुत टाइप्स के रहते हैं जो अलग अलग स्केल्स पे हमको टेम्परेचर देते हैं। अलग अलग स्केल मतलब हमारे पास में जो थर्मोमीटर्स रहते हैं उनमें स्केल्स अलग रहते हैं, लेबलिंग अलग अलग तरह की रहती है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। देखो, एक जो स्केल है हमारे पास में टेम्परेचर स्केल वो है डिग्री सेल्सियस स्केल, जो 0 से 100 ऐसे 0 डिग्री पे वाटर जो आपको है फ्रीज होता है और 100 डिग्री पे बॉयल होता है। इस तरह से फ़ारेनहाइट स्केल है, इसी तरह से केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल को आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं और केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। और केमिस्ट्री में ये यूनिट यूज़ किया जाता है या थर्मोडायनेमिक्स में यही यूनिट यूज़ किया जाता है। तो आप आगे से ये यूनिट यूज़ करेंगे केमिस्ट्री में। और एक चीज़, इन सब में देखो, इन सब में डिग्री डिग्री, लेकिन इसमें डिग्री नहीं है। यानी डिग्री सेल्सियस में हम डिग्री लिखते हैं, फ़ारेनहाइट में डिग्री लिखते हैं, लेकिन केल्विन में कोई डिग्री वगैरह नहीं लिखती, ठीक। अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन देखो। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे ना, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर रहता -273 केल्विन, -273 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि जो केल्विन होगा, केल्विन को अगर हम 0 में मतलब इसमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डिग्री सेल्सियस को जब इतना हम ऐड कर देंगे 273.1, तब वो केल्विन के बराबर बन जाएगा। जैसे मेरे पास में सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं करना चाहता हूँ केल्विन में कन्वर्ट, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली ऐड कर दूंगा 273.15, तो वो बन जाएगा 298। बात समझ में आ गई ना, 298 केल्विन। यानी जब मैं डिग्री सेल्सियस को 273 ऐड करता हूं तब वो बन जाता है केल्विन के बराबर। यानी ये इतने 298 केल्विन हो गए। अब बात समझ में आ गई, क्लियर, शाबाश। तो अब हम याद रखेंगे कि केल्विन का मतलब, केल्विन जो रहता है वो रहता है बराबर, जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा उसको हम ऐड करेंगे कितना, 273.15 या 273 ऐड कर दो, ठीक है। 15.15 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो केल्विन के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, शाबाश। अब हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस और इसमें फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या फ़र्क है, इनमें क्या रिलेशन। देखो, डिग्री सेल्सियस बराबर रहता है 5/9 फ़ारेनहाइट -32 डिग्री, ये याद रखना। या मैं अगर दोनों तरफ से इसको डिवाइड कर दूं 5 से, तो यहाँ पे 5 यानी ये बन जाएगा डिग्री बाई 5, ये डिग्री है, 0 नहीं डिग्री है, डिवाइड बाई 5, डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिग्री डिवाइड बाई 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 से जब करेंगे तो 5 और 5 कट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया, शाबाश। अब अगर मैं सपोज फ़ारेनहाइट देखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल सी बात है, इसको यहाँ ले जाओ, ये बन जाएगा डिग्री सेल्सियस, ठीक। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे डिवाइड में 9 और मल्टीपल में 5, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 9/5, ठीक। फ़ारेनहाइट को यहाँ पे माइनस से 32 यहाँ पे जाएगा तो ये +32 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फ़ारेनहाइट के बराबर। तो फ़ारेनहाइट इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई, शाबाश। अब देखो, ये होगा यहाँ तक डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। अब और एक जो पैरामीटर है वो है मास ऑफ गैस। मास क्यों निकालना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम मास निकालेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना इजी हो जाता है, ठीक है। हमारे पास में मान लीजिए एक एम्प्टी सिलेंडर है, ठीक।
इसका मास विदाउट गैस सपोज ma है, और उसके बाद में हमने इसमें गैस भर दी। उसके बाद में जो सिलेंडर आ गया इसको हमने दोबारा मेजर की, मतलब मास मेजर किया, तो इसका जो मास आया वो आया mb, यानी mb जो है वो इस सिलेंडर का प्लस गैस का मास है। अब अगर हमें निकालना होगा गैस का मास कितना है, सिर्फ गैस का, तो हम क्या करेंगे, हम भरे हुए सिलेंडर का मास माइनस खाली सिलेंडर का मास, जिस तरह हम घरों में यूज़ करते हैं ना, मतलब पहले खाली सिलेंडर ले जाते हैं, उसका मतलब वज़न करते हैं, उसके बाद में उसको भरने के बाद में वज़न करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, भरे हुए सिलेंडर में से खाली का वज़न माइनस कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है किसका वज़न, गैस का वज़न। सो मास ऑफ गैस इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये निकालना ज़रूरी भी है। सो मैं कह सकता हूँ फिर मास ऑफ गैस जो है वो बराबर होगा mb माइनस ma, यहाँ पे मास ऑफ गैस mb माइनस ma। अब इसका मास का जो ऐसा यूनिट है वो है kg, लेकिन हम मास को एक्सप्रेस करेंगे, मास ऑफ गैस को ग्राम्स में ही एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि गैस का मास उतना ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, बहुत कम मास रहता है, क्योंकि मास कम मीन्स वो फैला हुआ रहता है। कितना भी बड़ा सिलेंडर ले लो उसमें उतनी ज़्यादा गैस नहीं भरी जाती। जैसे फुटबॉल को हम फुल टाइट एयर भरते हैं, लेकिन फिर भी वो उसका वज़न उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। क्लियर? तो गैस का मास जो है कम रहता है, इसलिए हम ग्राम्स में लेते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, जब हम मास को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो तब भी हमें आसानी हो जाती है, और हमें मालूम है कि kg जो रहता है 1 kg वो 1000 ग्राम के बराबर रहता है। किलो का मतलब ही रहता है 1000, किलोग्राम, kg किलोग्राम। बात समझ में आ गई? अब लास्ट में लेते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो रहता है वो रहता है बराबर मास डिवाइड बाय मोलर मास। सपोज हमारे पास में 10 ग्राम हाइड्रोजन है, या 10 ग्राम, चलो नाइट्रोजन लेता हूँ मैं, 10 ग्राम नाइट्रोजन। अगर मुझे इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना होंगे, मतलब 10 ग्राम में कितने मोल्स हैं नाइट्रोजन के, तो मैं क्या करूँगा, इसका मास ले लूँगा 10 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो मास डिवाइड बाय मोलर मास, मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये बहुत इजी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे गैस लॉज। ठीक है, और उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो फिलहाल आज